नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं MPPSC प्री यूनिट 6 यूनिट 7 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार सतत विकास जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, आखिरकार वह आया कैसे, मतलब उसकी अवधारणा क्या है। दोस्तों पहली बार दुनिया में सतत विकास की अवधारणा एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिस रिपोर्ट का नाम था ब्रेट लैंड रिपोर्ट। आप याद रखिएगा, ब्रेट लैंड रिपोर्ट वह पहली रिपोर्ट थी जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर मैं लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सतत विकास शब्द का प्रयोग किस रिपोर्ट में पहली बार किया गया। ब्रेट लैंड रिपोर्ट में इसका प्रयोग पहली बार किया गया। और अगर हम इसके पहले की बात करें तो एक लेडी हुआ करती थी, बारबरा लेडी जैक्सन। और इस बारबरा लेडी जैक्सन ने ही व्यक्तिगत तौर पर मतलब पर्सनली अपनी बुक्स में या अपने एडिटोरियल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया है। और भारत में इसका पहला प्रयोग कब किया गया? भारत में इसका पहला प्रयोग किया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, वो भी फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के काफ़ी समय बाद। चलिए, तो फिलहाल हमने ये समझा है कि सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा सामने कैसे आई। इसकी अवधारणा अलग अलग रूपों में सामने आई। एक रिपोर्ट आई थी ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जहाँ पर हमें इसके बारे में पता चला। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो बारबरा लेडी जैक्सन ने इसके बारे में बात की है। और इसके जो पहले प्रयोगकर्ता है भारत में, वो कौन है? वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की तरफ बात करते हैं और बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य के आखिरकार स्तंभ क्या होते हैं। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है पर्यावरण और तीसरा है समाज। मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यह 3 अलग अलग विषयों पर आधारित है। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा रहेगा पर्यावरण और तीसरा रहेगा समाज। चलिए इसी पर हम आगे अब बात करने वाले हैं। दोस्तों अब एक एक करके हम बात करते हैं कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट आखिरकार क्या थी। दोस्तों ये जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी, यह आई थी 1987 में, 1987 में। और इसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यह एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जो विकास करते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हुए करते हैं कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और भविष्य में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना करना पड़े। और इसलिए ब्रेटलैंड रिपोर्ट का जो लक्ष्य था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब यह आवर कॉमन फ्यूचर के मोटो के साथ 1987 में जो है वह लाई गई एक रिपोर्ट थी, जो ये कहती थी कि हमें डेवलपमेंट जो करना है उस पर सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करना है। चलिए, इसके अलावा 1972 में इस रिपोर्ट के आने के काफ़ी समय पहले स्वीडन में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसमें ही सबसे पहले पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर प्रयास किया गया था। और इन्होंने कहा था कि भाई हम 10 साल में एक बार नए नए लक्ष्य बनाएंगे जो पर्यावरण संबंधी मामलों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दौरान UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। और ये जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कीनिया के नैरोबी में है। और यह पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण की स्वच्छता पर नज़र रखता है। इसके अलावा बना IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और इसका जो कंसर्न होता है वह है क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन से होता है। और यह इंटर गवर्नमेंट पैनल है। तो दोस्तों इस टॉपिक में फ़िलहाल हमने ये बात की है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई, जिसका मोटो था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसके पहले भी एक बार स्टॉकहोम में सम्मेलन हो चुका था 1972 में, जहाँ पर हमने तय किया था कि भाई हम ग्लोबल लेवल पर हर 10 साल में एक बार नए नए लक्ष्य बनाएंगे।
और इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। पहला था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। और दूसरा हमने बनाया IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में प्रस्तुत की। इसके बाद 1992 में आया पृथ्वी सम्मेलन। अब ये पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पृथ्वी सम्मेलन भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक प्रयोजन था। मतलब यह एक ऐसा आयोजन था जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन का एक सक्सेसर था। और यह 1992 में किया गया ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। इसे हम अर्थ समिट भी इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें ही सबसे पहले सतत विकास शब्द पर ज़्यादा गौर किया गया है। और ये सतत विकास लक्ष्य जो है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आई थी जिस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये सतत विकास लक्ष्य जो आया था, इसे कहा गया था MDG। MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। याद रखिएगा, MDG इसका मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है सहस्राब्दी लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। तो MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का आरंभ सन 2000 से किया गया और इन्हें अगले 15 सालों के लिए मतलब 2015 के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 8 लक्ष्य थे और 18 प्रकार के टारगेट इसमें बनाए गए थे। और इसे UN मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1990 पर आधारित संकल्पना के आधार पर बनाया गया था। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि भाई 1992 में भी अर्थ समिट हुई, जो कि रियो डी जेनेरो में हुई, जिसमें सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया। और इस सतत विकास में हमने प्रारंभिक प्रयास के तौर पर MDG बनाया, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहस्राब्दी लक्ष्य, जो 2000 से चालू हुए, 15 सालों के लिए थे, मतलब 2015 तक के लिए थे, जिसमें 8 गोल और 18 टारगेट तय किए गए थे। और इसे UN के द्वारा 1990 में आधारित संकल्पना के आधार पर बनाया गया है। चलिए, अभी हमने कहा था कि भाई ये सतत विकास लक्ष्य जो है वो रियो डी जेनेरो में एक बार फिर चर्चा में आया और इसमें 3 बातें और भी छुपी हुई है। पहली है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर क्या होने वाले हैं, समझौते होने वाले हैं। UNFCCC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज पर बात होगी। और तीसरा है UNCCD, मतलब कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डिसर्टिफिकेशन, मतलब ये जो सतत विकास रहेगा ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन पर काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG के बाद क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इसके बाद सतत विकास लक्ष्य की घोषणा कर दी, मतलब SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 से लेकर 2030 के बीच में पूरे विश्व में विकास करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित करे। और ये 17 लक्ष्य को ही हम क्या कहते हैं, SDG कहते हैं। इस SDG के बारे में अगर हम बात करें तो SDG के अंतर्गत 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट्स हैं और 232 जो है वो इंडिकेटर्स हैं। याद रखिएगा, 17 प्रकार के लक्ष्य हैं, 169 उद्देश्य हैं और 232 संकेतक हैं। अब इन्हीं हम 17 लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर से आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गोल्स कितने हैं तो आप बताएंगे 17 है। आपसे पूछा जाता है टारगेट कितना है तो आप बताएंगे 169 है। और आपसे अगर पूछा गया कि इंडिकेटर कितने हैं तो आप बताएंगे 232 है। अगर हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे, गोल्स, टारगेट और इंडिकेटर तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि इन SDG के अंतर्गत जो 17 गोल्स थे उन्हें हम कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में ही हमने बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 4 प्रकार के स्तंभ आते हैं। पहला है समाज, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है कुछ संस्थागत उपाय। इसी को लेकर हम इन 17 लक्ष्यों को याद रखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन 17 लक्ष्यों में से कितने लक्ष्य किस क्षेत्र के हैं। दोस्तों, शुरुआत के जो 7 लक्ष्य हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं
और एक समाज की अगर हम बात करें तो एक समाज में हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, कोई भी व्यक्ति कैसा हो, भूखा हो। और इसके अलावा हम हमेशा चाहेंगे कि हर व्यक्ति का कैसा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले। इसके अलावा उसके साथ कोई जेंडर के तौर पर, लिंग के तौर पर कोई भी विभेद न किया जाए, उसको अच्छा पानी मिले, हाइजीन वाला वातावरण मिले और उसको ऊर्जा भी अच्छी मिल जाए। और इन्हीं 7 लक्ष्यों के आधार पर हम सामाजिक लक्ष्य तैयार करेंगे। तो हम एक अच्छा समाज बनाने के लिए क्या बात करते हैं, हम एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम ये कल्पना करते हैं कि भाई समाज में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। और जो भी गरीब और भूखा अगर है तो उसे क्या मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। इसके अलावा उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा जेंडर के आधार पर उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसे स्वच्छ जल मिलना चाहिए और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए। और यही हमारे क्या हैं, 7 लक्ष्य हैं। यही हमारे 7 लक्ष्य हैं। चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार 7 लक्ष्य कौन कौन से हैं। चलिए, अगर हम 7 लक्ष्य की बात करें तो हमने सबसे पहले तय किया है कि भाई कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, भूखा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात है कि उसे क्या मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए भाई, उसे क्या मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। तो उसके स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात हो गई है तो उसे मिलनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा की बात हो गई है तो उसे मिलनी चाहिए जेंडर के तौर पर समानता। इसके अलावा उसे मिलना चाहिए स्वच्छ जल। और सातवां, उसे मिलना चाहिए क्या भाई, उसे मिलना चाहिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो दोस्तों, आप इन 7 सामाजिक लक्ष्यों को याद कर पा रहे होंगे। चलिए एक बार फाइनल हम रिवीजन करते हैं। हमने कहा है कि एक आदर्श समाज में 7 बातें होनी चाहिए। कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए और सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए। आप इन्हें अगर 1 से लेकर 7 के क्रम में जमाएंगे तो 7 आपको सामाजिक लक्ष्य याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एसडीजी का जो अगला स्तंभ है वो है अर्थव्यवस्था, और अगले 3 जो एसडीजी गोल्स हैं वह अर्थव्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं। मतलब 8, 9 और 10। 8 में है उचित कार्य। उचित कार्य होना चाहिए और हर व्यक्ति का आर्थिक विकास होना चाहिए। अच्छा काम मिलेगा तभी तो उसका आर्थिक विकास होगा। तो 8 में है उचित कार्य और आर्थिक विकास। और उचित कार्य उसे कहाँ मिलेगा, जब अच्छे उद्योग लगेंगे, जब इनोवेशन होंगे और जब बुनियादी ढांचा अच्छा होगा। तो उचित कार्य और आर्थिक विकास उद्योगों के द्वारा होगा, इनोवेशन के द्वारा होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असमानता को दूर करना पड़ेगा। तो आर्थिक लक्ष्यों में 3 चीज़ें हैं। पहली बात है, हमें सबसे पहले उचित कार्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उचित कार्य कहाँ मिलेगा, उद्योगों में मिलेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असमानता को कम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये तीनों लक्ष्य जो हैं वह आर्थिक लक्ष्य हैं। अब हम अगले स्तंभ की तरफ चलते हैं। एसडीजी का जो अगला स्तंभ है वो है पर्यावरण, और आने वाले 5 लक्ष्य जो हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं, 11 से लेकर 15 तक। तो पर्यावरण की बात करें तो हमेशा हमें एक ऐसा शहर और एक ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं जो टिकाऊ हो। टिकाऊ हो मतलब सतत हो, वो ना केवल हमारे काम आए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदार तरीके से वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करना पड़ेगा। जलवायु को संभालना पड़ेगा, ठीक है। जल के नीचे जो जीवन है उसे देखना पड़ेगा, और भूमि पर जो जीवन है उसे भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, पर्यावरण को संभालना है तो हमें 5 बातें करनी पड़ेगी। अच्छा शहर और समुदाय बनाना पड़ेगा, जिम्मेदारी से हमें उपभोग और उत्पादन करना पड़ेगा, जलवायु संभालनी पड़ेगी, पानी के नीचे का जीवन और ज़मीन के ऊपर के जीवन को संभालना पड़ेगा। और यही 5 एसडीजी के पर्यावरणीय लक्ष्य हैं।
लास्ट अब हम बात करते हैं, 2 लक्ष्य ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल हैं, मतलब संस्थानिक व्यवस्था करते हैं। जैसे 16वां लक्ष्य शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों की बात करता है, जबकि 17वां जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी की बात करता है। और दोस्तों, इस तरह हम एसडीजी के 17 लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए इसका एक बार हम रिवीजन करते हैं। दोस्तों, हमने शुरुआत में ही देखा था कि एसडीजी में 17 लक्ष्य होते हैं और इन 17 लक्ष्यों को हम 3 अलग अलग क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। शुरुआत के 7 लक्ष्य जो हैं वो सामाजिक हैं, उसके बाद 3 लक्ष्य जो हैं वो आर्थिक हैं और 5 जो लक्ष्य हैं वो पर्यावरणीय हैं, जबकि 2 लक्ष्य ऐसे हैं जो संस्थागत हैं। 7 सामाजिक लक्ष्य को याद रखने के लिए हमने एक आदर्श समाज की कल्पना की है, जिसमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता मिलेगी, स्वच्छ जल और सस्ती बिजली मिलेगी। 3 आर्थिक है, आर्थिक में हमें उचित कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए उद्योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें असमानता को दूर करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए अच्छा शहर के लिए जिम्मेदारी से उपभोग, अच्छी जलवायु, जल के नीचे और भूमि के ऊपर जीवन को संभालना पड़ेगा। और संस्थागत में हमें शांति, न्याय, मजबूत संबंधों पर बात करनी होगी। 17 में हमें लक्ष्य के प्रति साझेदारी रखनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये अभी भी याद नहीं हुए हैं तो आप इसकी PDF ram.x.notes जो कि टेलीग्राम का चैनल है उससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इसे व्यवस्थित तरीके से एक बार रिवाइज करें और इस रिवीजन के बाद आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, ये गारंटी है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इन लक्ष्यों को, इन 17 के 17 लक्ष्यों को 1 जनवरी 2016 से 193 देश जो कि UN के मेंबर है उनके द्वारा अपनाया गया, जिसमें हमारा देश भारत भी क्या है, शामिल है। चलिए, और ये सब कब हुआ? ये हुआ है 70वीं बैठक जो हुई है किसकी, संयुक्त राष्ट्र सभा की, 19 सितंबर 2015 में, तब ये तय किया गया। मतलब 19 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सभा की 70वीं बैठक में भारत सहित 193 देशों ने इनको स्वीकारा और 1 जनवरी 2016 से अपने अपने देशों में लागू किया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसडीजी में आखिरकार भारत का परफॉर्मेंस क्या है। दोस्तों, एसडीजी की बात करें तो एसडीजी के अंतर्गत अब तक कुल चार बार रिपोर्ट्स आ चुकी है। पहली रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके बाद आई थी 19-20 में, फिर आई 20-21 में और फिर आई 23-24 में। मतलब अब तक एसडीजी की टोटल कितनी रिपोर्ट आ चुकी है? 4 रिपोर्ट आ चुकी है। क्या हमें चारों रिपोर्ट याद करनी है? नहीं, हम बस 4th वाली रिपोर्ट पर जो कि लेटेस्ट है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन हम बार बार सभी का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया की रैंकिंग साल दर साल सुधरती चली जा रही है। 2018 में जहां हमारी रैंकिंग 57 पर थी, वहीं आगे बढ़कर हो गई है 60, फिर अगले साल बढ़कर हुई 66, फिर अगले साल बढ़कर हो गई 71। मतलब 18-19, 18-19, 19-20, 20-21 और 23-24 इसकी बात करें तो फर्स्ट से सेकंड रिपोर्ट के बीच में +3 हुआ, दूसरी और तीसरी के बीच में +6 रैंकिंग बढ़ी और इस बार हमारी रैंकिंग +5 बढ़ी है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको पहली रैंकिंग याद है तो पहली रैंकिंग थी 57, फिर उसमें आप 3 जोड़ोगे तो अगली रैंकिंग, फिर 6 जोड़ोगे तो अगली रैंकिंग, 5 जोड़ोगे तो अगली रैंकिंग। लेकिन आप 2 बातें इंपॉर्टेंट याद रखोगे। फर्स्ट रैंकिंग में हमारा स्थान 57 था, जबकि लेटेस्ट जो 2023-24 में आई है इसमें हमारी रैंकिंग 71 निकल कर आई है। मतलब एसडीजी इंडेक्स 2024 में हमारा स्थान है 71 और बेस्ट परफॉर्मर है केरल और उत्तराखंड। दोस्तों, केरल और उत्तराखंड दोनों का जो स्कोर निकल कर आया है वो 79 आया है, लेकिन रैंकिंग हमने फर्स्ट दी है केरल को, सेकंड दी है उत्तराखंड को और थर्ड दी है किसको? तमिलनाडु को। जबकि पिछले साल की स्थिति कुछ और थी, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसे अब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो आप याद रखिएगा एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान 71 है, बेस्ट परफॉर्मर केरल है और सेकंड नंबर पर उत्तराखंड है, लेकिन दोनों के जो स्कोर आए हैं वो बराबर आए हैं। अब हम एमपी की बात करते हैं कि आखिरकार एमपी का एसडीजी में क्या प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, नीति आयोग ने जब 2020-21 में एसडीजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो वह उसका तीसरा संस्करण था,
लेकिन 2023-24 में जो संस्करण जारी हुआ वो चौथा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तक कुल 4 बार एसडीजी रिपोर्ट आ चुकी है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बढ़ा है। पहले हमारा 52 था पहली रिपोर्ट में, फिर 58 हुआ, फिर 62 हुआ, और अब हो गया है 2023-24 में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हो गया है 67। दोस्तों ये रैंकिंग नहीं है, ये स्कोर है। ये स्कोर है जो कि जनरली 100 में से मिलता है। तो पहले हम 52 पर हुआ करते थे, अब हम 67 में हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल अब तक की जो तीनों नहीं चारों रिपोर्ट में हमारी टोटल कितनी प्रगति हुई है, तो अब हमारी प्रगति हो गई है 15 अंकों की। फर्स्ट रिपोर्ट 2018 में आई थी जहां हमारा स्कोर 52 था, और 2024 की रिपोर्ट में हमारा जो स्थान है वो 67 तक पहुंच चुका है, मतलब हमारा स्कोर 67 है। और दोस्तों इसी स्कोर के आधार पर एसडीजी में रैंकिंग दी जाती है। जैसे हम कैसे नापेंगे कि राज्यों की स्थिति क्या है, तो एसडीजी में राज्यों की स्थिति मापन करने के लिए एक पैरामीटर है। अगर स्कोर 0 से लेकर 49 तक आ रहा है तो इसे कहा जाता है एस्पायरेंट या प्रतियोगी या आकांक्षी राज्य। 50 से लेकर 64 में आ रही है रैंकिंग तो उसे कहा जाता है परफॉर्मर स्टेट्स। 59 से लेकर 99 तक आ रही है तो उसे फ्रंटर कहा जाता है, और अगर 100 आ रही है तो उसे अचीवर कहा जाता है। दोस्तों अभी भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो अचीवर हो। ठीक है। अभी हमने देखा था कि फर्स्ट रैंकिंग केरल की है, फिर उत्तराखंड की है, फिर तमिलनाडु की है, वो सब फ्रंटर हैं। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी जो है वह पहले हुआ करता था परफॉर्मर, लेकिन इस साल से हमारा एमपी जो है वह क्या बन चुका है, फ्रंटर बन चुका है। ये देखिए पहले हमारा स्कोर 52 था, फिर हमारा 58 हुआ, फिर 62 हुआ, मतलब 2020-21 की रिपोर्ट में हम परफॉर्मर वाली कैटेगरी में थे, और 2023-24 में हम निकल कर आ गए हैं फ्रंट रनर में। ठीक है। इसके अलावा एमपी पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 2023-24 में ऐसे कौन कौन से एसडीजी गोल्स हैं जिसमें एमपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 6 गोल्स ऐसे हैं। पहला, छठवा, सातवां, याद रखिएगा, फर्स्ट, सिक्स्थ, सेवन्थ, 11वां, 12वां और 15वां। याद रखिएगा पहला, छठवा, सातवां। ठीक है। मतलब 1 से लेके 10 वाली लाइन में 1, 6 और 7, और 11 से लेके 20 वाली लाइन में 11, 12 और 15। 6 ऐसे गोल्स हैं जिसमें इस वाली रैंकिंग में या इस वाली रिपोर्ट में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। चलिए 2023-24 की रिपोर्ट में 17 लक्ष्य शामिल किए गए, 70 टारगेट शामिल किए गए, और 113 इंडिकेटर्स क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। ये बात आप याद रखेंगे। 17 लक्ष्य थे, 70 टारगेट थे, और 113 इंडिकेटर्स थे। इस नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स को याद करने का एक तरीका बनाएंगे। इसी पर अब हम आ गए हैं। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह नीति आयोग की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जहां पर नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2023-24 की रिपोर्ट के अंतर्गत इंडिया की समरी प्रस्तुत की जा रही है, जहां पर इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर निकल कर आया है वो 71 आया है, जिस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दोस्तों ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये उन सभी 17 की 17 लक्ष्य पर बनाया गया ग्राफ है। यहाँ पर आपको 2020-21 का भी डेटा देखने को मिलेगा, साथ ही 2023-24 का डेटा भी देखने को मिलेगा, जिसमें स्वाभाविक तौर पर ऊपर की तरफ का एरो प्रोग्रेस को दिखा रहा है और नीचे की तरफ का जो एरो है वो गिरावट को दिखा रहा है। इसके अलावा 4 अलग अलग कलर्स भी हैं। नीला कलर अचीवर को, ग्रीन फ्रंट रनर को, येलो परफॉर्मर को और रेड एस्पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहाँ पर हमें ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसमें 100% जो कवरेज है वो मिला हो, इसलिए अभी तक कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जहाँ पर हमें ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। चलिए इन लक्ष्यों को हम कैसे याद रखें, इसे हम डिकोड करते हैं। इसका ब्रेकडाउन हम कुछ ऐसे करेंगे। दोस्तों यहाँ जितने भी लक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें केवल 5वें नंबर का जो लक्ष्य है, मतलब ये वाला 5वें नंबर का लक्ष्य अकेला है जो भारत के नज़रिए से कैसा है, पिछड़ा हुआ है। मतलब भारत 5वें नंबर के लक्ष्य में एस्पायरेंट है।
तो याद रखिएगा, भारत का एसडीजी में केवल 5वें नंबर का लक्ष्य ऐसा है जिस पर परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी बेकार है। हम किस पर आते हैं? एस्पेरेंट में आते हैं। बाकी सब में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके अलावा 3 ऐसे लक्ष्य हैं, दूसरा, चौथा और 9वां, मतलब 2, 4 और 9, जिस पर हम किस स्थिति में आते हैं? इस पर आते हैं हम परफॉर्मेंस की स्थिति पर। बाकी जितने भी लक्ष्य हैं उन सब में हम कैसे हैं? उसमें हम फ्रंट रनर हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा कि ये जो 5वें नंबर का लक्ष्य है भारत के नज़रिए से, हम उसमें एस्पेरेंट है। दूसरे और चौथे और 9वें में हम परफॉर्मर हैं। बाकी सब में हम कैसे हैं? फ्रंट रनर हैं। तो ये दोस्तों, ये थी एसडीजी इंडेक्स इंडिया के परफॉर्मेंस की बात। वहीं अब हम बात करने वाले हैं एमपी का क्या इसमें परफॉर्मेंस रहा है। तो 2023-24 में एमपी के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वही की वही चार्ट है, बस इसमें एमपी की प्रोग्रेस को दिखाया गया है। दोस्तों, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4 ऐसे लक्ष्य हैं जहाँ पर हमें एस्पेरेंट कैटेगरी देखने को मिल रही है। और एस्पेरेंट कैटेगरी हमें देखने को मिल रही है दूसरे में, चौथे में, 5वें में। ये रहा दूसरा, ये रहा चौथा, ये रहा 5वां और ये रहा 9वां। तो आप याद रखिएगा, दूसरा, चौथा, 5वां और 9वां, इसमें एमपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा निकल कर नहीं आया है। हम इसमें किस कैटेगरी में आते हैं? एस्पेरेंट में आते हैं। जबकि अगर हम परफॉर्मर की बात करें तो परफॉर्मर की नज़रिए से अगर हम बात करें तो परफॉर्मर में हम तीसरा, इसके अलावा 8वां और इसके अलावा 10वां और इसके अलावा 13वां, 4 ऐसे गोल है जिसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मर के नज़रिए से है। तो आप याद रखिएगा, एस्पेरेंट में हम आते हैं 2, 4, 5, 9। हमारे जो दूसरा, चौथा, 5वां और 9वां लक्ष्य है इसमें हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, 2, 4, 5, 9। जबकि 3, 8, 10 और 13, इसमें हम किस स्थिति पर है? परफॉर्मर में है। और फ्रंट रनर की अगर हम बात करें तो पहला जो है हमारा पहला लक्ष्य, उसमें हम फ्रंट रनर है। इसके अलावा 6वें और 7वें भी में हम क्या है? फ्रंट रनर है। इसके अलावा हम 11 और 12 में भी क्या है? फ्रंट रनर है। और इसके अलावा 15 और 16 में भी हम क्या हैं? फ्रंट रनर है। तो 1, 6, 7, 11, 12, 15, 16, इसमें हम क्या हैं? फ्रंट रनर है। चलिए, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन लक्ष्यों में 2020-21 की तुलना में हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। तो याद रखिएगा आप, पहला तो है तीसरे वाले में गिरावट आई है। इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा तीसरे के अलावा 6वें वाले में, 5वें और 6वें में भी क्या आई है? गिरावट आई है। मतलब 3 ऐसे लक्ष्य हैं जिसमें हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ा है। 3 में बिगड़ा है, 5 में बिगड़ा है और 6 में बिगड़ा है। भले ही 6 में हम अभी भी फ्रंट रनर हैं, लेकिन पहले की तुलना में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ है। तो 3, 5 और 6, इसमें परफॉर्मेंस में क्या आई है? गिरावट आई। चलिए दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हम एस्पेरेंट की बात करें तो 2, 4, 5 और 9, इन लक्ष्यों में हम एस्पेरेंट हैं, 2, 4, 5, 9। जबकि 3, 8, 10 और 13, इसमें हम क्या है? इसमें हम परफॉर्मर है। ठीक है, याद रखिएगा, 2, 4, 5 और 9, इसमें हम एस्पेरेंट है। जबकि 3, फिर 8, फिर 10 और 13, इसमें हम क्या है? परफॉर्मर है। और बचे कुचे जितने भी हैं उन सब में हम क्या हैं? फ्रंट रनर है। चलिए, इसके अलावा 3, 5 और 6 में क्या आई है? गिरावट आई है। इसके अलावा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लक्ष्य में हमारी रैंकिंग सबसे अच्छी निकल कर आई है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी रैंकिंग हमारी जो रही है वो रही है 5th नंबर की रैंकिंग। और ये 5th नंबर की रैंकिंग जो आ रही है वो आ रही है 12वें नंबर के गोल में। मतलब जो 12वां नंबर का हमारा लक्ष्य है इसमें हमारी रैंकिंग सबसे बेस्ट है। अगर हम सबसे बेकार रैंकिंग की अगर हम बात करें तो हमारी सबसे बेकार रैंकिंग आ रही है
थर्ड में, जहाँ पर हम 27वें नंबर पर आ रहे हैं। चलिए, तो ये था एमपी का परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों 2023 और 24 के इंडेक्स में किस लक्ष्य में कौन सा राज्य नंबर 1 आया है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए इसको याद करते हैं। दोस्तों पहले वाले लक्ष्य में है नो पावर्टी। नो पावर्टी मतलब भुखमरी को ख़त्म करना, और इसमें नंबर 1 आया है तमिलनाडु। मतलब हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई तमिलनाडु मतलब मिलकर हम क्या दूर करेंगे, भुखमरी को दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। तो मिलकर ही गरीबी दूर हो सकती है, इसलिए तमिलनाडु आ रहा है। तमिल में मिल आ रहा है, मिलकर क्या दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है। दूसरा जो लक्ष्य है वो भुखमरी, हंगर के बारे में है। तो हम कह रहे हैं भैया करेला खाकर, क्या खाकर, करेला खाकर क्या मिटने वाली है, भूख मिटने वाली है। तीसरा है गुड हेल्थ। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, गुड हेल्थ गुजरात, इस तरीके से। चौथा जो लक्ष्य है वो है क्वालिटी एजुकेशन, जो तो आपको पता ही है, केरल सबसे अच्छा है एजुकेशन में। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो है उसको आप नागालैंड में है, और नागालैंड में आप याद रखिएगा नागालैंड के जी से जेंडर इक्वालिटी। छठवीं की अगर हम बात करें तो क्लीन वाटर कहाँ पर है, गोवा में है। रिन्यूएबल एनर्जी, दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मतलब मान लीजिए अंधा एक व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके अलावा आठवां गुड जॉब्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में गुड जॉब्स मिल रही है। इनोवेशन में गोवा आएगा। इसके अलावा इन इक्वालिटी, गोवा में सब बराबर है, इसलिए गोवा में क्या है, सबसे कम इनइक्वालिटी है। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी में कौन आने वाला है, महाराष्ट्र, आपको पता ही है महाराष्ट्र के शहर काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन त्रिपुरा, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 3 बार खाता है उसका कंजम्पशन ठीक है, तो 3 बार खाने वाला, त्रिपुरा। और सबसे अच्छी सिटी कहाँ की थी, महाराष्ट्र की। इनइक्वालिटी कहाँ पर नहीं है, गोवा में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन कहाँ हो रहा है, गोवा में। अच्छी जॉब्स कहाँ मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में। एनर्जी किसे चाहिए, अंधे व्यक्ति को। क्लीन वाटर कहाँ है, गोवा में। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी नाग के जी से याद रखा था हमने। क्वालिटी केरल में, हेल्थ गुजरात में, भूख करेला खाकर मिटा रहे हैं, और जो गरीबी है वो मिलकर दूर कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 13वें से अगर हम बात करें, क्लाइमेट सिक्किम का अच्छा है। पानी के नीचे जीवन उड़ीसा का अच्छा है, और पानी के ऊपर जीवन झारखंड में अच्छा है। पीस और जस्टिस गुजरात में अच्छी है। और 17वां लक्ष्य जो है उसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं, इसलिए उस पर रिपोर्ट अभी नहीं आ रही है। दोस्तों इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में ram.x.notes पर, और इसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।